नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परिवार की अहमियत। अरे आप लोग अभी भी तैयार नहीं हुए? बैंड बाजे वाले आ गए हैं। बारात निकलने का समय हो रहा है, थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। विनीता हड़बड़ाहट में तेजी से कभी किसी कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी तो कभी किसी का। गेस्ट हाउस में ठहरे सभी मेहमानों को उन्होंने 10 मिनट तक हॉल में एकत्र होने का अल्टीमेटम दे दिया था। अपने मंझले बेटे सुमित की शादी को लेकर विनीता बहुत ही उत्साहित थी। दिल्ली वाली बहन को जल्दी तैयार होने की हिदायत देकर वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उन्होंने अपने सामने सुमित को खड़ा देखा। कितना प्यारा लग रहा है तू, तुझे किसी की नज़र ना लग जाए। विनीता ने यह कहते हुए सुमित के कान के पीछे हल्का सा काजल लगा दिया। अब तो दूल्हा भी तैयार होकर आ गया, आप लोग और कितना तैयार होंगे? विनीता नीचे के हॉल से ही चिल्लाई। दूल्हे को हॉल में पहुंचता देख बैंड बाजे वालों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सभी मेहमान हॉल में एकत्र हो गए। सेहरा पहनाने की रस्म के बाद सुमित को घोड़े पर बैठाया गया और गेस्ट हाउस से सीधे सभी लोग बैंड बाजे के साथ नाचते हुए मंदिर तक गए। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद बारात ने उस होटल के लिए प्रस्थान किया जहां शादी होनी थी। कुछ ही देर में बारात होटल पहुंच गई। यहाँ बहुत ही धूमधाम से सुमित और आराधना की शादी हुई। शादी के बाद जब आराधना अपने ससुराल आई तो विनीता ने सभी परिचितों और रिश्तेदारों से आराधना का परिचय कराते हुए कहा, यह हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बहू आराधना है। पढ़ाई में ही नहीं, हर काम में निपुण है। सुमित और आराधना 7-8 सालों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर में सुमित और आराधना के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और उन्होंने अपने प्यार का असर पढ़ाई पर नहीं होने दिया। आराधना ने ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके बाद वह एमबीए करने के लिए लंदन चली गई। सुमित ने इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। आराधना जब एमबीए की पढ़ाई कर भारत लौटी तो उसे एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई। आराधना का पैकेज सुमित के पैकेज से काफ़ी अधिक था। ऐसे में सुमित के मन में असुरक्षा की भावना आने लगी कि कहीं आराधना उसके हाथों से निकल ना जाए। वह किसी भी कीमत पर आराधना को खोना नहीं चाहता था। नौकरी की वजह से आराधना की व्यस्तता भी बढ़ती गई। दोनों एक ही शहर में होते हुए भी सप्ताह में सिर्फ एक दिन कुछ ही घंटों के लिए मिल पाते थे। सुमित ने आराधना पर जल्दी शादी करने का दबाव बनाया और शर्त रखी कि शादी के बाद कुछ सालों तक वह नौकरी नहीं करेगी। शुरू में तो आराधना इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वह सुमित की बातों में आ गई और उसने उसकी शर्त मानते हुए शादी की हामी भर दी। इसके बाद सुमित और आराधना के परिवार वालों ने भी इस शादी को स्वीकृति दे दी और शादी की तारीख तय की। शादी के लिए सुमित को बहुत मुश्किल से 10 दिनों की ही छुट्टी मिली थी। ऐसे में शादी के 2 दिन बाद ही सुमित और आराधना घूमने के लिए गोवा चले गए। गोवा से आने के 3-4 दिन बाद विनीता ने घर के ड्राइंग रूम में परिवार के सभी सदस्यों को एकत्र किया। उसने सभी से कहा, घर में किसी तरह का कलह ना हो, इसलिए उसने कुछ नियम बनाए हैं जिसके सभी के हिस्से में कुछ ना कुछ काम आ जाए। छोटी बहू आराधना के जिम्मे परिवार के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता बनाना होगा, जबकि रात को खाना बनाने की जिम्मेदारी बड़ी बहू कुसुम की होगी। दिन में खाना मैं और आराधना मिलकर बनाएंगे। जो किचन में जब काम करेगा उस समय के बर्तन भी वही धोएगा। अभी आराधना इस घर में नई नई आई है, इसलिए उसे कुछ दिन कोई काम नहीं करना होगा। यह नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा। दरअसल कुसुम सरकारी स्कूल में गणित की अध्यापिका थी
और स्कूल घर से दूर होने के कारण उसे सुबह 6 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। वह शाम को 4 बजे के बाद घर लौटती थी। सुमित की शादी होने तक परिवार के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना विनीता बनाती थी। परिवार में विनीता के पति विश्वजीत और 2 बेटों व बहुओं के अलावा छोटा बेटा कुणाल भी था, जो कि बीकॉम कर रहा था। सभी ने विनीता को कई बार समझाया कि घर में खाना बनाने के लिए किसी को रख लें, लेकिन उनकी जिद थी कि वह किचन में किसी भी बाहर वाले को नहीं आने देंगी। यही वजह थी कि तबीयत ठीक ना होते हुए भी विनीता किचन में हमेशा लगी रहती। सिर्फ रात को उसे आराम मिलता था, जब किचन की जिम्मेदारी कुसुम संभालती थी। आराधना ने किसी के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने कमरे में आते ही वह सुमित पर चिल्लाई, सुमित, यह सब क्या है? तुम मुझे यहाँ अपनी फैमिली के लिए खाना बनवाने के लिए लाए हो? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी? मैंने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया और मैं यहाँ इतने सारे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी? आई कैन नेवर डू दिस। तुम भूल रहे हो कि आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। इतनी पढ़ाई मैंने किचन में ब्रेकफास्ट बनाने या बर्तन धोने के लिए नहीं की। मैं कल ही जा रही हूँ इंटरव्यू देने। मैं नौकरी करूँगी और मैं अब तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊँगी। शांत हो जाओ। मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं करूँगा ना माँ से बात। तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सुमित ने आराधना से हंसते हुए कहा। आराधना भी सुमित की यह बात सुनकर शांत हो गई। सुमित ने आराधना को तो शांत करवा दिया, लेकिन माँ से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगले महीने की पहली तारीख भी आ गई। विनीता सुबह 8 बजे से किचन के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर आराधना के आने का इंतजार करती रही। कुणाल भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया था और वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहा था, लेकिन ना तो नाश्ते का कोई अता पता था और ना ही आराधना का। विनीता ने आराधना को कई बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन वह नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद विनीता सुमित के कमरे के बाहर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। सुमित ने दरवाज़ा खोला और माँ को कमरे में आने के लिए कहा। सुमित को भी यह याद नहीं था कि उस दिन महीने की पहली तारीख है। विनीता ने देखा कि आराधना बेड पर आराम से लेटकर अपने मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक देख रही है और उनके कमरे में आने के बाद भी वह ना तो उठी और ना ही उसने विनीता की तरफ देखा। यह सब क्या है सुमित? कम से कम तुम्हें तो याद होना चाहिए था कि आज महीने की पहली तारीख है और आज से आराधना को सुबह नाश्ता बनाना है। कुणाल कब से नाश्ते का इंतजार कर रहा है, विनीता ने गुस्से से सुमित से कहा। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि किसी खाना बनाने वाले को रख लो, उसके पैसे मैं दे दूंगा। आराधना को किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे कुछ बनाना आता भी नहीं है, और वैसे भी वह बहुत पढ़ी लिखी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। शादी के पहले इतनी बड़ी कंपनी में काम करती थी। उससे नाश्ता बनवाना या बर्तन धुलवाना क्या अच्छा लगेगा? सुमित ने धीरे से माँ को देखते हुए कहा। वाह बेटा, क्या खूब कहा तूने। तू तो अभी से बीवी का गुलाम हो गया। क्या तेरी भाभी कुसुम पढ़ी लिखी नहीं है? क्या वह नौकरी नहीं करती है? उसने भी तो एमएससी में टॉप किया था। उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। और तेरी माँ क्या पढ़ी लिखी नहीं है? आराधना को खाना बनाना नहीं आता तो क्या सीख नहीं सकती? मैं हूं ना सिखाने के लिए। यह तो तुझे पता ही है कि मेरे जीते जी इस किचन में कोई बाहर का व्यक्ति आकर खाना नहीं बना सकता है। विनीता की आवाज़ में गुस्सा था। विनीता के कमरे में आने के बाद भी आराधना अपने मोबाइल पर फेसबुक देखती रही। यह देखकर विनीता का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने उस समय आराधना को एक शब्द भी नहीं कहा। विनीता गुस्से में कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा कि कुणाल बिना नाश्ता किए ही जा चुका था।
कुछ देर बाद बड़ा बेटा विजय और सुमित भी नाश्ता किए बिना ऑफिस चले गए। बाद में विनीता ने अपने लिए और पति के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन आराधना के लिए कुछ नहीं बनाया। आराधना काफी देर तक इंतजार करती रही कि शायद कोई उसे नाश्ता करने के लिए बुलाएगा, लेकिन जब 12 बजे तक किसी ने नहीं बुलाया तो उसने परेशान होकर सुमित को फोन किया। सुमित, तुम्हारी फैमिली तो मुझे भूखा मार डालेगी। 12 बज चुके हैं और अभी तक ना तो किसी ने मुझे चाय दी है और ना ही ब्रेकफास्ट। पता नहीं लंच भी देंगे या नहीं। आई एम रियली फेड अप। मुझे इस घर में नहीं रहना, बहुत हो गया। तुम आज ही कोई नया घर देखो, हम अलग घर में रहेंगे। एंड आई एम रियली सीरियस। आराधना बहुत ही आक्रामक स्वर में बोली। सुमित ने घर आने के बाद आराधना को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार आराधना की जिद के आगे सुमित को झुकना पड़ा और उन्होंने अलग 3 कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया। सुमित को अपना घर छोड़ते हुए दुख तो हो रहा था, लेकिन वह बेबस था। शुरू में तो कुछ दिन आराधना और सुमित परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए नियमित रूप से आते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम होता गया। फिर कभी कभी अकेले सुमित ही आते जाते घर आ जाता था। आराधना ने पहले दिन से ही घर में खाना बनाने और घर के अन्य कामों के लिए मेड रख ली थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सुमित को परिवार से अलग हुए 2 साल बीत गए थे। आराधना ने भी एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। एक दिन सुबह 9 बजे सुमित रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके मोबाइल पर बड़े भाई विजय का फोन आया। उन्होंने बहुत ही घबराई हुई आवाज में कहा कि कुणाल का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और वह फटाफट अस्पताल पहुंच जाए। सुमित हड़बड़ाहट में बिना आराधना को कुछ बताए अस्पताल पहुंच गया, लेकिन उसके पहुंचने के कुछ देर बाद ही कुणाल ने दम तोड़ दिया। सुमित और विजय ने माँ बाप को किसी तरह संभाला। विनीता का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह कई बार बेहोश भी हो गई थी। सबसे छोटा होने के कारण विनीता का कुणाल से लगाव बहुत ज़्यादा था। उसके चले जाने के बाद वह अंदर से टूट गई थी। सुमित ने आराधना को जब यह खबर देने के लिए फ़ोन किया तो वह किसी मीटिंग में व्यस्त थी। उसने बिना कुछ सुने ही फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद सुमित ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद भी आराधना ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही फ़ोन किया। घर में दूर दूर से मेहमान आ चुके थे, लेकिन आराधना का कोई पता नहीं था। जब भी सुमित उसे फ़ोन करता वह फ़ोन काट देती थी। शाम को 7 बजे के बाद आराधना ने सुमित को फ़ोन किया और कहा कि जरूरी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण वह बात नहीं कर सकी। सुमित ने उसे तुरंत माँ के घर आने को कहा, लेकिन आराधना ने साफ मना कर दिया कि वह बहुत थकी हुई है और वह घर जा रही है। आराधना की यह बात सुनकर वह अवाक रह गया, लेकिन चाहकर भी आराधना को कुछ ना कह सका। बड़ी बहू कुसुम ने अकेले ही सब कुछ संभाला। अगले दिन कुणाल के अंतिम संस्कार से कुछ देर पहले आराधना घर आई और सुमित के बहुत समझाने के बाद माँ के पास गई और उन्हें गले लगाकर रोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर में वह सुमित को किनारे पर ले गई और साफ कह दिया कि उससे यह सब नहीं होगा। वह ऑफिस जा रही है क्योंकि उसकी ज़रूरी मीटिंग है। इसके बाद आराधना रोज़ 10-15 मिनट के लिए शक्ल दिखाने घर आ जाती थी। कुणाल की 13वीं की रस्म के लिए आराधना ने सफ़ेद रंग की नई साड़ी खरीदी। सुमित भी बहुत हैरान था कि आखिरकार आराधना को 13वीं के लिए नई साड़ी खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 13वीं के दौरान शोक सभा में पहुंचकर आराधना ने एक बच्चे को अपना फ़ोन दिया और उससे उसकी फ़ोटो खींचने को कहा। थोड़ी ही देर में उसने सफ़ेद साड़ी पहने हुए अपनी फ़ोटो को फेसबुक पर अपलोड कर दिया। सुमित और कुसुम को टैग करते हुए स्टेटस लिखा,
फीलिंग बैड विद सुमित एंड कुसुम। मिसिंग यू माई डियर कुणाल। आई लॉस्ट माई ब्रदर इन लॉ इन अ रोड एक्सीडेंट। RIP। इसके बाद वह शोक सभा में बैठे हुए लगातार अपने मोबाइल फ़ोन पर चिपकी रही। हर थोड़ी देर बाद अपनी इस पोस्ट पर आने वाले कमेंट को देखती रही। सुमित ने जब यह सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बाद भी उसने आराधना से कुछ नहीं कहा। कुणाल के जाने के बाद विनीता अक्सर बीमार रहने लगी। उसने किचन का काम करना भी छोड़ दिया था। कुसुम ने अपनी सास की सेवा भी की और नौकरी करते हुए पूरा घर संभाला, लेकिन आराधना एक भी दिन ना तो विनीता का हालचाल लेने आई और ना ही उसने घर में आकर किसी तरह का कोई काम किया। वक्त बीतता गया और शादी के लगभग 4 साल बाद आराधना ने बेटी को जन्म दिया। इस दौरान आराधना ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी यह कहते हुए अपने घर लौट गई कि वह आराधना के पापा को अकेला ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकती है। उसके बिना उन्हें दिक्कत हो रही है। आराधना के लिए अकेले बच्चे का पालन पोषण करना आसान नहीं था। उसे चिंता इस बात की भी हो रही थी कि 2 महीने बाद जब छुट्टी खत्म होने पर वह नौकरी ज्वाइन करेगी, तब उसकी बेटी कैसे संभलेगी। आराधना की माँ ने भी स्पष्ट कर दिया था कि वह अपना घर छोड़कर नहीं आएंगे। बच्चे के साथ तो आराधना को दिक्कत हो ही रही थी। घर के कामकाज के लिए रखी मेड भी इसी समय छुट्टी पर चली गई थी। आराधना ने सुमित से कहा कि वह अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लें, लेकिन सुमित ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि जब माँ को उसकी ज़रूरत थी तो वह उन्हें सहारा तक देने नहीं गई। ऐसे में वह किस मुंह से माँ को यहाँ आने के लिए कहे। आराधना ने सुमित को कई दलीलें भी दी, लेकिन सुमित तैयार नहीं हुआ। दोनों के बीच इस बात को लेकर रोज झगड़ा भी होने लगा। बच्ची के साथ आराधना घर में ही बंद गई थी। वह ना तो शॉपिंग करने बाजार जा पाती थी और ना ही अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर। सुमित ऑफिस के लिए सुबह घर से निकलता था और देर शाम को लौटता था। अकेले ही वह किसी तरह से घर का सारा काम करती थी और बच्ची को भी संभालती थी। समय न मिल पाने के कारण उसका फेसबुक और व्हाट्सएप भी छूट गया था। फेसबुक पर वह इतना एक्टिव थी कि हर आधे घंटे में कुछ न कुछ पोस्ट करती थी। उसके फेसबुक फ्रेंड्स भी हैरान थे कि आराधना को क्या हो गया है। आराधना को लगा कि उसे बच्ची की देखभाल के लिए फुल टाइम मेड रख लेनी चाहिए, लेकिन सुमित इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। सुमित ने आराधना पर नौकरी से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया, लेकिन आराधना इसके लिए भी तैयार नहीं थी। आराधना बहुत परेशान रहने लगी। उसे बार बार अपने सास ससुर के घर से अलग होने की गलती का पछतावा होता था। उसे लगता था कि अगर वह उनके साथ रहती तो ना तो उसकी आज़ादी छिनती और ना ही उसे बच्ची को अकेले पालने में दिक्कत आती। घर में सबके साथ रहकर बच्ची की भी अच्छी तरह से देखभाल हो जाती। वह रोज यही सोचती थी कि वहाँ तो सब मिलजुल कर काम करते हैं, उसके जिम्मे तो सिर्फ नाश्ता बनाना ही था और यहाँ अकेले ही उसे मेड न आने पर सारा काम करना पड़ता है। उसे महसूस हुआ कि उसका अलग होने का फैसला बिल्कुल गलत था। एक दिन उसने सुमित से कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग मम्मी जी पापा जी के घर वापस चले जाएं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक बार तुम प्लीज़ मम्मी जी से बात करो ना। वह जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी। आराधना की यह बात सुनकर सुमित भावुक हो गया और वह रोने लगा। अपने घर वापस जाने की बात सुनकर उसे खुशी तो थी, लेकिन उसके मन में डर भी था कि पता नहीं माँ उन्हें वापस आने देंगी या नहीं। सुमित बहुत हिम्मत करके अपनी माँ से बात करने घर गया तो उसके मन का डर सही निकला। विनीता ने साफ मना कर दिया और कहा,
बेटा, अब तुम लोगों को हमारी ज़रूरत है, इसलिए तुम यहाँ आना चाहते हो। जब हम लोगों को तुम दोनों की ज़रूरत थी तो तुम हमें छोड़कर चले गए थे। सुमित को भी अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने भी माँ को ज़्यादा समझाया नहीं और वह मायूस होकर घर आ गया। घर आकर उसने आराधना को जब माँ की बात बताई तो वह रोने लगी। वह पछतावे की आग में जल रही थी, जिससे उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। विनीता ने सुमित को मना तो कर दिया, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी थी। उनके मन में रात भर उधेड़बुन चलती रही। बड़े बेटे का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन्हें लगता था कि अगर उनकी पोती घर में आती है तो बच्ची की किलकारियों से घर गूंज उठेगा। एक तरफ जहाँ वह आराधना को उसकी गलती का एहसास कराना चाहती थी, वहीं उसे अपने बेटे व पोती का भी मोह था। आखिरकार उसने सुबह उठते ही सुमित को फ़ोन किया और कहा, बेटा, यह तेरा अपना घर है। इस घर में आने के लिए भला तुझे माँ से क्या इजाज़त लेनी पड़ेगी? जब तेरा मन करता है यहाँ आ जा, लेकिन हाँ, आराधना से कह देना कि चाहे जो हो, नाश्ता तो उसे ही बनाना पड़ेगा। माँ की बात सुनकर सुमित खुशी से उछल पड़ा। आराधना भी बहुत खुश थी। 3 दिन बाद वे अपना सामान लेकर वापस आ गए। आराधना और सुमित ने सभी से माफ़ी मांगी। माँ ने आराधना को गले लगाते हुए कहा, बहू, मैं तेरी सास नहीं, माँ हूँ। तुमने घर छोड़ने का फैसला लेने में बहुत जल्दी कर दी थी। अरे, कुछ दिन साथ रहती तो पता चलता कि मैं कैसी हूँ। विनीता की बात सुनकर आराधना फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनके पैर छूकर माफ़ी मांगती रही। इसके बाद आराधना का स्वभाव बदल गया। वह रोज़ सुबह जल्दी उठती थी और सभी के लिए नाश्ता भी बनाती। फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कभी कभी करती थी। उसका स्वभाव बदला तो घर में उसके प्रति परिवार के अन्य सदस्यों का रुख भी बदल गया। आराधना खुश रहने लगी और उसकी बेटी कब 3 साल की हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे परिवार में सबके साथ मिलजुल कर रहने का महत्व समझ आ चुका था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।